हेलो फ्रेंड्स, हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे आरएल सीरीज सर्किट को, आरसी सीरीज सर्किट को एंड आर एल एंड सी तीनों सीरीज सर्किट को। ठीक है, ये तीन टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आर एल सीरीज सर्किट। इसमें यहाँ पे देखते हैं कि सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे गिवन दे रखा है सर्किट डायग्राम। इसमें देखते हैं कि एक आर है, रजिस्टर है, वो इंडक्टर के साथ में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ से एक सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, जिससे यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज इसमें जा रहा है। इसमें वोल्टेज डिवीजन से दो वोल्टेज सेपरेट हुए। एक का जो आर के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हुआ है वो बी आर है, और एल के अक्रॉस जो होता है वो बी एल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा कि बी आर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर आर, वी एल वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एल, एंड वी इक्वल टू टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल वोल्टेज वी है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि अपने जो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज उसको उसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं अपन, वी इक्वल आई आर। ठीक है, ये हो गया। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वो कैसे लिख सकते हैं, मतलब जो अपने पास एल है, ठीक है, यहाँ पे इसको रेजिस्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर इसको ओमिक के फॉर्म में, इसको ओमिक के अगर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे रजिस्टर में आर होता है, ऐसे ओमिक के फॉर्म में ये एक्स एल होता है। ये क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है ये, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है ओम होती है। तो इसको अगर आप इसके अक्रॉस वोल्टेज डायरेक्ट लिखेंगे तो बी एल डायरेक्टली एक्स एल के। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक फेजर डायग्राम है जो हम बना रहे हैं आर एल सीरीज सर्किट का। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि एक हमने यहाँ पे जो वोल्टेज लिया है, जो कौन सा, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर को बेस लिया। तो अपन देखें कि जो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और उसमें रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, उसमें अंदर कोई फेस डिफरेंस हो रहा है या जीरो, कोई फेस डिफरेंस नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस जो है, आप आता है ना, क्या बोलते हैं, रजिस्टर के अक्रॉस वो कितना फेस डिफरेंस होता है, जीरो होता है, उसमें कोई फेस नहीं होता किसमें, इसमें और उसमें करंट जितना फ्लो हो रहा है। तो दोनों किसमें हो जाएंगे, एक ही लाइन में। ठीक है, ये हो गई, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है। बट हम बात कर रहे हैं इसमें क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है क्या, इंडक्टर। इंडक्टर में हमेशा एक थ्योरी है कि लैगिंग लो पे काम करता है। मतलब ये कि इंडक्टर के अंदर जो इंडक्टर होता है ना, इसके अंदर जो क्या बोलते हैं, रेफरेंस वोल्टेज से कितने डिग्री, 90 डिग्री लैग करता है कौन, करंट। 90 डिग्री लैग करता है करंट किससे, रेफरेंस वोल्टेज से, किसका, इंडक्टिव रजिस्टर, इंडक्टिव का। ठीक है, तो इंडक्टिव का करंट कितना, 90 डिग्री लैग कर रहा है। बट इंडक्टिव की वोल्टेज की बात करें तो रेफरेंस पॉइंट लिया है, वहां से कितने डिग्री लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है। अगर यहाँ अपन को ये बोले कि अपन पास रेफरेंस वोल्टेज लिया, अपन ने कुछ भी बी आर लिया या आई लिया, तो अपन पूछेंगे कि उसकी रेस्पेक्ट में हमारे पास इंडक्टिव का करंट कितना होगा, करंट कितना लैग करेगा या लीड करेगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज बी आर हो या आई हो, अगर बात हम इंडक्टिव करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट हमेशा लैग करता है कितना डिग्री, 90 डिग्री लैग करता है किससे, अपने रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, बट हमें ये बोलते हैं कि अगर इंडक्टिव वोल्टेज की पूछ ले कि इंडक्टिव वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है या लीड करता है। इंडक्टिव वोल्टेज 90 डिग्री क्या कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है। ठीक है, दो टर्म्स क्लियर होना, अगर इंडक्टिव वोल्टेज की बात आएगी तो वो रेफरेंस से क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड। अगर इंडक्टिव करंट की बात कर रही है तो वो 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, दो चीज आ गई है। ये हमारे पास क्या है, बी एल है, ये हमारे पास बी आर दे रखा है। हमको यहाँ से क्या एक क्या बोले डायग्राम ये, और यहाँ से ऊपर को क्या निकालना है, एक समेशन, मतलब टोटल पॉइंट। ठीक है, टोटल जो वोल्टेज निकल रहा है ना वो निकालना है। ठीक है, और वो कैसे निकाल सकते हैं अपन, एक फेजर डायग्राम को ट्रायंगुलर फॉर्म में निकाल के। ठीक है, अगर इसको अपन ट्रायंगल लेंगे तो जैसे बेस बी आर हो गया, इसको इस लाइन को यहाँ से मिला दिया, ये अपने पास रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या है, बी इक्वल टू आई और जेड। जेड मतलब जेड जो भी जो कॉम्बिनेशन होता है ना उनको साथ में ऐड करके, जैसे आर प्लस जे एक्सएल। ठीक है, ये वाला। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली लाइन को, ये जो इधर बी एल के पैरेलल ही तो है ये वाली लाइन, तो ये बी एल ही हो जाएगी। जितनी बी एल है, बी एल की वैल्यू कितनी है, आई एक्स एल। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है जाएगी, बी एल, ये वैल्यू क्या है बी आर, और ये वैल्यू क्या है बी, बी मतलब टोटल वोल्टेज। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दे रखी है। और इनके बीच में जो अपने पास रिजल्टेंट वोल्टेज एंड जो अपने पास रेफरेंस वोल्टेज कौन था, रजिस्टेंस वाला, इनमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 5 डिग्री का फेस एंगल बन रहा है। ठीक है, ये चीज बोलिए। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, करंट टेकन एज ए रेफरेंस। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट लिया कि करंट को क्या लिया, रेफरेंस लिया है। अब सेकंड पॉइंट पे, वोल्टेज अक्रॉस आर, जो अपने पास वोल्टेज था ना यहाँ पे आर के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस आर इज ड्रॉ इन सेम फेस विद करंट आई। मतलब ये बोल रहा है कि जो रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है ना वो सेम फेस में है, किसके अक्रॉस, करंट में, जो करंट है टेकन लिया ना, और उसके और बी आर दोनों की जो फेस है ना वो क्या है, इन फेस है, मतलब सेम फेस में है। ठीक है, तो ये अपने पास ड्रॉ हो गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में तो दोनों एक ही कंडीशन में हो गए यहाँ पे, ये दोनों दोनों सेम पेस में आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है हमारे पास, वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस, बी एल कितना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप, ये तो अपने वोल्टेज ड्रॉप किसके अंदर, इंडक्टिव के अंदर, तो बी एल इक्वल टू आई एक्स एल। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, बी एल इक्वल टू, ये वाली फॉर्म लिखते हैं, इसको लिखते हैं तो इसमें एक जे फॉर्म होती है। ठीक है, आई जे एक्स एल। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री, और जे क्या होता है, जे की वैल्यू प्लस 90 डिग्री एंगल नीड करना। ठीक है, तो ये बी एल इक्वल टू आई एक्सएल इज ड्रॉ अहेड ऑफ करंट आई, मतलब जो करंट है ना अपने पास आई,
इससे अहेड करेगा, अहेड मतलब लीड करेगा, और कितने डिग्री लीड करेगा, जे एंगल, मतलब ये इसके प्रोपोर्शन उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, डे आई जे इसके, तो ये कितने डिग्री लीड कर रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितने, इन दोनों के बीच में कितने का ग्राफ चेंज हो रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना कि इनमें बीच में ग्राफ कितना बनेगा, बी एल एंड रेफरेंस के बीच में 90 डिग्री का, और बी एल 90 डिग्री लीड कर रहा है किससे, रेफरेंस से। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, एज द करंट लैग वोल्टेज वाई एंगल 90 डिग्री इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, मतलब ये कि इंडक्टिव करंट की बात कर रहे हैं, तो इंडक्टिव करंट है ना, वो अपने पास रेफरेंस जो करंट है अपने पास आई, उससे 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है, ये वाला कंडीशन में। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, वेक्टर सम ऑफ टू वोल्टेज ड्रॉप, दो वोल्टेज ड्रॉप अपने पास कौन कौन से, बी आर वोल्टेज ड्रॉप है अपने पास रजिस्टर के अक्रॉस, बी एल अपने वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टर के अक्रॉस, इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। ये दोनों किसके इक्वल है, अप्लाइड वोल्टेज के, जो भी अप्लाइड दोनों को अगर फेजर सम करेंगे तो इनका दोनों का फेजर सम किसके बराबर होगा, हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज हुआ है ना उसके बराबर हुआ है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ है कि द वेक्टर सम ऑफ टू वोल्टेज ड्रॉप बी एल एंड बी आर एंड बी एल इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पे देखते हैं जो अपन पर राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बना, ओ ए बी, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये बी एल यहाँ पे इस पर 90 डिग्री लीड है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये बी आर अपने पास रेफरेंस ही है, और इसका रिजल्टेंट कितना था, आ गया बी अपने, तो यही राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे अपन ने ले लिया, बना लिया, ठीक है, जैसे ये बन गया, तो ये बी एल बन गया, ये बी आर है, ये बी हो गया, ठीक है। अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, इसको लिखा तो बी आर कितना, आई आर के बराबर, बी एल कितना, आई एक्स एल के बराबर, आई एक्स एल के, तो इसका रिजल्टेंट करेंगे तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, ये अब बेस है, ये हाइट है, इनको स्क्वायर कर देंगे दोनों को, बी इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दो, आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है, पुट कर दिया। दोनों में आई कॉमन है, आई को कॉमन ले लिया, अंडर रूट में आई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ये बच गया, ठीक है। अब हमारे पास ये अंडर रूट आई स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो आई बचेगा, ठीक है। तो और ये वाली जो टर्म है ना, जेड हमारे पास डायरेक्ट कैसे होता है नॉर्मली, ये देख फेजर फॉर्म में आर प्लस जे एक्सएल, ठीक है, ये होता है। अब जे एक्सएल को अगर अंडर रूट में रिजल्टेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो रिजल्टेंट फॉर्म में कैसे होता है, जेड मॉड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये होता है। जेड की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये डायरेक्टली जेड की वैल्यू हो गई है, ये मैंने तो जेड पुट कर दिया। इसको अंडर रूट में आई स्क्वायर लिखाएंगे तो इसके आई आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो, और ये बी हो गया, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि जेड क्या है। नोट, Z is the total opposition offered to the flow of alternating current YRL circuit कॉल इम्पीडेंस, मतलब ये जेड है ना, वो जेड क्या है कि हमारे पास जो पूरा सर्किट है ना, उसमें कितना हमारे जो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, उसमें आरएलसी सर्किट में कितना अपोजिशन ऑफर हो रहा है, उसको टोटल अपोजिशन को क्या डिनोट कर रहा है, जेड, टोटल अपोजिशन क्या डिनोट कर रहा है, जेड को, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है वो देखते हैं। इट इज मेजर्ड इन द ओम्स में, इसकी यूनिट क्या है, ओम्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन आरएल सीरीज सर्किट करंट लैग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब ये चीज़ अपने क्लियर पहले बोली कि इसमें कि जो आरएलसी सर्किट में वोल्टेज को देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ये वोल्टेज दे रखा था अपने पास, ये वाला, इस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में इस करंट को देखेंगे, तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में अगर इंडक्टिव वोल्टेज ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में करंट क्या कर रही है, 90 डिग्री लैग कर रही है, ठीक है। बट करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि वो पूछना कैसे आएगा, अगर वो ये पूछेगा कि इंडक्टिव वोल्टेज के रेस्पेक्ट में व्हाट इज अ करंट, तो करंट 90 डिग्री लैग करेगा। बट ये बोलेगा कि अगर करंट दे रखा है तो करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक, ये वाली चीजें तो टर्मोलॉजी पे डिपेंड करेगा यहाँ पे, ठीक है। इन आरएलसी सर्किट द करंट लैग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री एंगल नॉन एज फेस एंगल, और इसको क्या बोलते हैं, फेस एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो काफी बार पूछा जाएगा डायरेक्ट कि फेस एंगल निकालो, ठीक है। फेस एंगल हमारे पास जो भी अपने पास ट्रायंगल फॉर्म बनती है ना, उसका इमेजनरी पार्ट जो भी अपने पास एक्सएल वाली फॉर्म आएगी, जैसे कि आर जेड क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल, ठीक है, जे एक्सएल, जे क्या डिनोट करता है, ये इमेजनरी पार्ट को, और ये पी आर क्या है अपने पास, रियल पार्ट। ऐसे यहाँ पे अपने पास ये इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये इसको लगा टोटल बी आर प्लस फेजर फॉर्म में बी एल, ठीक है, ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है, और ये इसके फॉर्म में है, इसको ऐसे लिखेंगे सीरीज के अंदर। तो ये बोलना चाह रहा है कि इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यही क्या होता है हमारे पास फेजर मतलब फेस एंगल होता है, ठीक है। ये इमेजनरी पार्ट बी एल हो गया, और रियल पार्ट क्या हो जाएगा, बी आर, ठीक है, रियल पार्ट क्या है, बी आर। तो इसको इसकी बी एल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आई एक्सएल कर सकते हैं, और इसकी बी आर करते हैं, आई आर कर दिया, आई से आई कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा, एक्सएल अपॉन आर। और इसको अगर इन्वर्स करके अपन को ओनली फाई की वैल्यू चाहिए, तो फाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ना फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट भी याद होना चाहिए फेस एंगल को कैसे निकालते हैं। तो अपन फेस एंगल को निकालते हैं, इमेजनरी पार्ट जो भी अपन कुछ भी वैल्यू दे रखेगी वो अपने पास पावर में दे या वोल्टेज में दे या इंडक्टिव में रेजिस्टेंस किसी में भी देगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस पर, ठीक है। अब इसके अपन ने वोल्टेज निकाल लिया, करंट निकाल लिया, अब हम देख रहे हैं इसमें इसकी पावर कैसे निकालते हैं आरएल में। तो पावर इन आरएल सीरीज सर्किट द वोल्टेज अप्लाइड बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5।
मतलब ये कि आई जो है ना वो कितना एंगल लैग कर रहा है, 5 एंगल लैग कर रहा है, ठीक, ये बोलना चाह रहा है। ये यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है, ये अपने करंट है, तो ये बोल रहा है कि जो इससे ये वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट कितना लैग कर रहा है, वोल्टेज के, ये वोल्टेज भी था रिजल्टेंट वोल्टेज, और रिजल्टेंट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट कितना लैग कर रहा है, 5, ठीक है, ये हो रहा है। तो यही बोला है यहाँ पे आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है, ये समझ आ गया। अब हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर, P इक्वल टू वी आई, ठीक है, V की वैल्यू की डायरेक्ट कितनी दे रखी है, बी एम साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू जितने की यहाँ पे अपने पास I को ले लिया, और यहाँ पर रिजल्टेंट V था, और इसमें कितना 5 का एंगल कितना बन रहा था, 5 एंगल बन रहा था, तो ये B के रेस्पेक्ट में कितने लैग कर रही थी, 5 एंगल लैग कर रही थी, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है, ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, बी एम और आई एम ये हो गया, एक साथ में यहाँ तक पुट कर लिया, और इन दोनों को पुट करेंगे तो साइन ओमेगा टी एक साथ में है, साइन ओमेगा टी माइनस 5 यहाँ तक पुट कर लिया। इनको वैल्यूज को एक फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि 2 साइन ओमेगा टी डॉट साइन 2 ओमेगा टी माइनस 5, इसको एक फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होता है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बी एम और आई एम को ऊपर नीचे दो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इधर कर दिया 2 नीचे कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये वाला है 2 साइन ए डॉट साइन वी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस वी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस ये वाला ही कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा, उसकी वजह से क्या बनेगा हमारे पास, कॉस, इन दोनों को अगर अपने क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ओनली 5 बच जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है, ये हमारे पास एक वो मतलब फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, ठीक है। और इसको क्या रूट टू आर एम एस करने में क्या होता है अपने पास, आर एम एस का फॉर्मूला बी एम अपॉन √2, तो 2 को अपन दो √2 में लिख सकते हैं ना, तो दोनों जगह √2 कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को क्या कर दिया, टर्म्स है इनको अपन ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग सेपरेट, तो बी एम √2 आई एम √2 cos 5 यहाँ तक का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो बी एम √2 आई एम √2 cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। अब एक चीज बताओ कि अपन ने बोला कि सेम अगर कोई भी अपन पास एक साइनोसॉइडल वेव है, उसका पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट दोनों सेम होता है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट सेम होता है, और इसका अगर हम एवरेज निकाले तो इसके अगर ऑल्टरनेटिव का एवरेज कितना आता है, हमेशा 0 आता है, क्या होता है ऑल्टरनेटिव का एवरेज 0 आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वाला अपने पास क्या है, ऑल्टरनेटिव पार्ट है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ओनली क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हमारे पास इनकी एवरेज करने के बाद हमारे पास बच जाएगा बी एम √2 आई एम √2 cos 5 माइनस 0, ठीक है, ये एवरेज करने पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, डबल, जो अपने पास ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी ना, इसके रेस्पेक्ट में पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, डबल हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये 0 होने के बाद हमारे पास ये बचेगा, तो इसको बी आर एम एस लिख सकते हैं, इसको आई आर एम एस लिख सकते हैं, इसको cos 5, ठीक है, और इसको बी आई cos 5, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, पावर का फॉर्मूला आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये cos पाई है क्या चीज इस पूरे फॉर्मूले में, वेयर cos पाई इज ए कॉल्ड द पावर फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है। P इक्वल टू बी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई इक्वल टू बी आई cos फाई, वेयर cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, सर्किट का पावर फैक्टर है कौन, cos फाई है, ठीक है। जैसे इससे पहले हमने निकाला था फेस एंगल, ठीक है, फेस एंगल था tan फाई का, और cos इसको बोलते हैं फेस एंगल, दो ही टर्म्स को एंगल्स में दो चीज पूछ सकते हैं, या तो वो पूछेगा फेस एंगल, ठीक है, कि वोल्टेज उनमें बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितना एंगल बन रहा है, और यहाँ पे दूसरा पूछ सकता है या पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर को डिनोट करते हैं cos फाई से, और अगर फेस एंगल की बात करें तो उसको करते हैं tan फाई से, ठीक है, सिंपल। अब cos फाई को कैसे लिख सकते हैं, cos क्या होता है, अपने पास ट्रायंगल बना था हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा फाई था, ये बी था, ये बी आर था, और ये बी एल था, ठीक है। हमारे पास जो cos फाई का एक नॉर्मल ट्रैग्नोमेट्री में फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन ये अपने पास जो भी अपने पास करंट होती है ना, हिंदी में करंट बोलते हैं इसको, तो इसके बराबर होता है, तो बेस अपने पास क्या है वी आर, और ये अपने पास वी टोटल वी, ठीक है। इसकी वैल्यू बी आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आई आर हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आई जेड लिखते हैं, ठीक है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आर अपॉन जेड, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा पावर फैक्टर, ठीक है। इसकी और डेफिनेशन देखो तो ये बोले कि रियल पार्ट, रियल कोई भी जो वैल्यू दे रखी होगी उसका रियल पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, जो भी टोटल पार्ट होगा ना, जैसे कि टोटल पार्ट क्या होता है, जैसे कि कंप्लीट समेशन करने के बाद, जैसे कि बी पी लिखा होता है कि अपने पास जैसे बी इक्वल टू वी आर प्लस जे वी एल, ठीक है, तो ये तो अपने पास रियल पार्ट है और ये इसका टोटल पार्ट है, ठीक है, ये वाला ऐसे। तो ये अपने पास cos फाई की वैल्यू मान आ गई है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि cos फाई होता क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट, किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस से इम्पीडेंस का जो रेशियो है ना, वो हमारा क्या है, पावर फैक्टर है। पुटिंग वैल्यू, अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास एक पावर है, हमारे पास इसकी वैल्यू पुटिंग पावर की तो क्या होती है, P इक्वल टू बी आई cos फाई, ठीक है, यहाँ पुट कर रहे हैं बी को क्या लिख सकते हैं, आई जेड लिख सकते हैं, आई रख दिया, और cos फाई की जगह आर अपॉन जेड लिख दिया, ठीक है, जेड से जेड कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर दोनों स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आर, ये हमारे पास क्या हो गया, अपने पास एक पावर, ठीक है।
फ्रॉम दिस इक्वेशन इट कैन कंक्लूड दैट इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर इन द सर्किट वेव फॉर्म। अब ये वो लोग जो अपन ने इसको पूरी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे जो पावर आई है ओनली किसकी वजह से आई है, रेजिस्टेंस की वजह से। बट हमारे पूरे सर्किट में रजिस्टर और इंडक्टर दोनों थे, तो मतलब ये है कि हमारे जो पावर है ना वो ओनली ओनली मतलब क्या बोलते हैं रजिस्टर द्वारा ही कंज्यूम होती है, इंडक्टर उसको कंज्यूम नहीं करता है, सिंपल, ठीक है। conclude that from this equation it can be conclude that inductor does not consume any power in the circuit waveform, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अपन देखिए कि यहाँ पे एक हमारे पास ग्राफ है, जो ये वेवफॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये हमारे वेवफॉर्म में ये 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू। तो ये अपने पास यहाँ से गई ये वाली, ये बन गया, ठीक है। आपने देखा ठीक है, और अपने ये देखते हैं कि जैसे कि जो इंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, इंडक्टर में हमेशा 90 डिग्री लैग करता है करंट, करंट 90 डिग्री लैग करता है ना, तो ये अपने पास 90 डिग्री और करंट लैग कर रहा है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, ये हो गए दोनों चीजें, अभी तक दोनों चीज कंफर्म। अब तीसरी बात कर रहे हैं पावर की। पावर में देखो कि यहाँ पे एक चीज बोली कि ये वाला अपने पास पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारे पास नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। इन दोनों को कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास ये चीज बोली कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है ना वो ज्यादा है, ठीक है। तो इससे अपने पास पावर स्टार्ट हुई है यहाँ से ऐसे, फिर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हुई तो ये पॉजिटिव साइड में ज्यादा चली गई। फिर ये दोनों मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट थोड़ा ज्यादा है तो ये नेगेटिव साइड में चली गई। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव जो मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, ये वाला, इसके हिसाब से, ठीक है। अब ये चीज देखो यहाँ पे कि जैसे पावर हमारे पास ये पावर है, ठीक है, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक है, सिंपल ये दे रखी है। ये बोल रहा है कि वोल्टेज क्या है हमारे पास पॉजिटिव है ना, करंट हमारे पास क्या दे रखी है यहाँ पे 90 डिग्री लैग कर रही है, और कॉस पावर फैक्टर कुछ भी होगा, जैसे कि ये पावर फैक्टर दे रखा है 5, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी ना, प्लस माइनस को करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसकी वजह से ये पावर हमारी माइनस आ गई है, ठीक है, जो भी रिजल्टेंट पावर माइनस में आ गई। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास कि जो अपने पास वोल्टेज था ना P, वोल्टेज भी पॉजिटिव है यहाँ पे, इस वाले पार्ट में वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, तो टोटल पावर क्या होगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पावर पॉजिटिव आ गई, ठीक है। थर्ड पार्ट में ये पॉजिटिव करंट हमारी फिर नेगेटिव है, वोल्टेज हमारा फिर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस वाले में हमारा फिर पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, फिर हमारी पावर नेगेटिव होगी। इसमें दोनों वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी टोटल पावर क्या जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। अब समझ गए ऐसे। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स को। रियल पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर, ये 4 टर्म्स है ना, इनको ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जो आगे भी जो क्वेश्चन जो अपन पढ़ेंगे ना, सर्किट पढ़ेंगे, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, पैरेलल वगैरह, उन सब में ये चीजें आएंगी, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रियल पावर से कि रियल पावर क्या होती है। रियल पावर द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम और यूटिलाइज इन एसी सर्किट, हमारे पूरे एसी सर्किट में जितनी पावर यूटिलाइज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, उसको क्या बोल देंगे, रियल पावर बोलेंगे। इज कॉल्ड ट्रू पावर, एक्टिव पावर या रियल पावर, इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है, या क्वेश्चन में किसी नाम से भी बोल सकते हैं, या तो ट्रू पावर बोल सकते हैं, इसे एक्टिव पावर बोलेंगे या रियल पावर बोलेंगे, ठीक है। इट इज कंज्यूम बाय रेजिस्टिव लोड, और रियल पावर हमेशा ओनली रेजिस्टिव लोड ही कंज्यूम करता है, इसको इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, यूनिट ऑफ रियल पावर की यूनिट होती है, वो क्या होती है, वॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको कैसे लिखते हैं रियल पावर को, वी आई कॉस फाई से, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या है, द पावर विच फ्लो बैक एंड फोर्थ, दैट मीन्स इट मूव इन बोथ डायरेक्शन इन द सर्किट और रिएक्ट अप टू इटसेल्फ इज रिएक्टिव पावर। अब कहना क्या चाहता है ये कि जब हमारी एक क्या बोलते हैं करंट, अल्टरनेटिव करंट होती है, ये पॉजिटिव पार्ट जाती है फिर नेगेटिव जाती है, ये घूमती रहती है, ऑल्टरनेट करती रहती है, इसकी वेवफॉर्म ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो हमारा करंट सप्लाई को भेज रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो अपना करंट सप्लाई को आगे फॉरवर्ड कर रही है जो रियल पावर को, ठीक है। बट हमारे रिएक्टिव का क्या काम करता है, जो हमारी पावर होती है ना उसको आगे भेजने का, आगे पुश करने का काम करता है, बैक एंड फोर्थ, मतलब जो पावर होती है ना उसको आगे पीछे करने का या उसको पुश करने का, मूव करवाने का काम करती है, कौन सी, रिएक्टिव पावर। ये बट ये रियल पावर की तरह कंज्यूम नहीं करती है, बट ये इसको क्या करती है, एनर्जी या उसको मतलब आगे पुश करने के लिए या बैक फोर्थ उसको मूव कराने का काम करती है, कौन सी, रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो सिंपल ये द पावर विच इज फ्लो बैक एंड फोर्थ, ये आगे पीछे घूमते हैं, जैसे कि पावर यहाँ तक गई और वापस आ गई, ठीक है, ये पावर वापस गई और वापस आई, तो ये आगे पीछे जो पावर होगी अपन की उनको दोनों डायरेक्शन में आगे भेजने का काम करती है, बट ये रियल पावर की तरह वर्क नहीं करवाती कोई भी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। अब जैसे हमारे पास प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, वो कोई भी पावर को कंज्यूम नहीं करता, बट हमारा रजिस्टर है वो पावर को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर डू नॉट कंज्यूम एनी पावर सिंस इन हाफ साइकिल, जब आधी साइकिल होती है हाफ साइकिल जैसे ये वाली, सिंस हाफ साइकिल वॉट एवर पावर इज रिसीव्ड, कितनी भी हाफ साइकिल में जितनी पावर रिसीव करी है, रिसीव फ्रॉम द सोर्स टू कंपोनेंट,
सेम सोर्स रिटर्न टू द सेम सोर्स को। जब सेकंड वाली जो आएगी ना ऑक्सीलेशन साइकिल, उसमें ये इसमें तो ये इसको पावर ले रहा है, रिसीव कर रहा है, और सेकंड वाली जो साइकिल आएगी उसमें ये पावर वापस उसको रिटर्न कर देगा। तो ये ओनली क्या कर रहा है, लेता है और रिटर्न करता है, ठीक है, बैक फोर्थ काम करता है। दिस पावर विच रिटर्न ऑन फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन इन द सर्किट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर डज नॉट परफॉर्म एनी यूजफुल वर्क इन द सर्किट, ये कोई भी यूजफुल वर्क परफॉर्म नहीं करता किसी भी सर्किट में। अब देखते हैं इसमें कि यूनिट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपने पास रियल पावर की यूनिट थी वॉट, इसमें यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी पावर यूनिट होगी अपने पास, जैसे कि उसका फॉर्मूला था कि P इक्वल टू वी आई कॉस फाई था, इसका यूनिट होगा P, इसका Q, इसको डिनोट किससे करते हैं, Q से करते हैं, इसको बी आई एंड साइन फाई, ठीक है, क्या लगते हैं, बी आई साइन फाई, ठीक है, और इसकी यूनिट होगी तो इसको बोलेंगे वोल्टेज, इससे करंट ये एम्पियर में एम्पियर आ जाएगा, और साइन फाई इसका जो लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रिएक्टिव बार, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होती है वो बी ए आर होती है, वोल्टेज करंट और रिएक्टिव, ठीक है। इसको यूनिट क्या होती है, वी ए आर। जब कहीं पे भी आपको बी ए आर शो हो तो वो मतलब किसकी यूनिट दे रखी है, या कौन सी वैल्यू दे रखी है, रिएक्टिव वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सेकंड, आप नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अपरेंट पावर। द प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, आरएमएस वैल्यू दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, अपरेंट पावर बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज अपरेंट पावर, ठीक है। तो पावर इज मेजर्ड इन प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज अपरेंट पावर, ठीक है। दिस पावर इज मेजर्ड इन केवीए या इसको बोलते हैं एमबीए में, ठीक है। अब यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई, और Q इक्वल टू वी आई साइन फाई, और जो हमारे पास एस आता है वो वी आई होता है, ठीक है, क्या होता है, वी आई, ठीक है। अब इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक फॉर्म में, देखिए जैसे कि ये अपने पास जीरो फॉर्म लिया, ये अपने पास रेफरेंस वोल्टेज लिया, इसके रेस्पेक्ट में अपना जो क्या बोलते हैं ये आई कॉस फाई, इसके क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल में है, इसके रेस्पेक्ट में इसके क्या बोलते हैं वर्टिकल में क्या है, आई साइन फाई, और इसमें बीच में क्या बन रहा है, एक फाई एंगल बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दे रखा है। तो ट्रू पावर क्या होता है, वोल्टेज एंड वोल्टेज, जो भी वोल्टेज दे रखा हो वो वोल्टेज, एंड करंट इन फेस विथ वोल्टेज, और उसके फेस के रेस्पेक्ट में जो भी करंट होगा वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि बी मल्टीप्लाई आई कॉस फाई से, ठीक है, सेम बी मल्टीप्लाई आई कॉस फाई। रिएक्टिव पावर होती है वोल्टेज एंड करंट आउट फेस विथ वोल्टेज, वोल्टेज के आउट फेस कौन सा है, ये आई साइन फाई, उसके तो बी मल्टीप्लाई आई साइन फाई, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ट्राइंगल एक दे रखा है, तो ये अपने पास पी, ये अपने पास क्या हो गया, अपने पास ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब एस क्या है, ठीक है, जैसे कि अपने पास ये अपने पास बेस अपने पास पी हो गया, क्यू अपने पास उसका जो उसके बेस के अपोजिट वाला हाइट वाले पोर्शन आ गया, और इन दोनों को रिजल्टेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस। एस को क्या बोलते हैं, अपरेंट पावर, ठीक है। एस को कैसे डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू होता है। जैसे कि अपने पास जेड होता है, उसको कैसे लिखते हैं, जेड को फेजर फॉर्म में आर प्लस जे एक्सएल, ठीक है। एक्सएल दे रखा है तो एक्सएल, एक्सी दे रखा है तो एक्सी, को जो भी दे रखा हो उसके हिसाब से, ठीक है। इसको अगर रिजल्टेंट फॉर्म में करेंगे अपन तो कैसे करेंगे कि दोनों साइड में इसको आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई स्क्वायर जेड इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस जे आई स्क्वायर एक्सएल, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है अपने पास, अपरेंट पावर, तो ये अपरेंट पावर एस लिख दिया, आई स्क्वायर आर रियल पावर, ये रिएक्टिव पावर, ठीक है, ये पुट कर दिया। अब हमारे पास फोर्थ लास्ट पॉइंट बचा है, कौन सा, रिएक्ट पावर फैक्टर का। तो पावर फैक्टर इन एसी सर्किट इज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू रियल पावर दैट इज यूज टू वर्क, मतलब रियल पावर जो यूज हो रहा है किसी भी सर्किट में वर्क करने के लिए, एंड अपरेंट पावर दैट इज अप्लाइड टू द सर्किट, जो सप्लाइड की गई है किसी भी सर्किट को, ठीक है, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं अपन, पावर फैक्टर। तो रियल पावर इन द वॉट और अपरेंट पावर जो सप्लाई कर रही है पावर, टोटल पावर, वो उसके रेशियो को क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर। और इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से 1, और इसको डिनोट करते हैं cos फाई से, ठीक है, सिंपल। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट को, ठीक है। इसमें देखते हैं कि एक रेजिस्टर के सीरीज में कनेक्ट करा है एक कैपेसिटर को, और एक यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई लगाई, ये हमारे पास है सर्किट डायग्राम। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो इसकी ये वोल्टेज सप्लाई की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज वी आर डेवलप होगा, एंड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वीसी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही टर्मिनोलॉजी को बताया गया है कि बी आर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वीसी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, एंड वी क्या है, टोटल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस आरसी, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि हमने एक वोल्टेज, जैसे कि यहाँ पे अपन ने क्या लिया, एक जो सीरीज के अंदर क्या है, क्या चीज सेम रहती है हमेशा, करंट, तो करंट को क्या ले लिया, रेफरेंस ले लिया, ठीक है, करंट एज ए रेफरेंस। अब करंट के रेफरेंस लेने पे आपने देखा कि जो वोल्टेज होता है किसमें, रजिस्टर में, तो वो वोल्टेज क्या होता है, इन फेस होता है किसके, करंट के। मतलब इसमें कोई भी जो बी इक्वल टू आई आर, मतलब इसमें फेस डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, 0 डिग्री, मतलब कोई एंगल चेंज नहीं होता। बी आर और आई किस में होते हैं, सेम फेस में होते हैं, ठीक है, ये हो गया। सेकंड बात कर रहे हैं, जब हमारा करंट जाता है इसके अंदर आई,
और एक वोल्टेज डेवलप होता है BC। और इसमें ये पता लगाता है कि जो हमारा वोल्टेज डेवलप होता है ना BC, जो हमारे करंट होता है ना रेफरेंस करंट, उससे 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। इसलिए इसको कैसे पुट कर देंगे, ऐसे, ठीक है। और जिसमें जो क्या बोलते हैं, कैपेसिटर में जो करंट होता है ना वो तो 90 डिग्री लैग करता है, बट कैपेसिटर में जो करंट होता है वो 90 डिग्री लीड करता है। किससे, हमारे जो रेफरेंस करंट से। करंट लीड करेगा कैपेसिटर में, और वोल्टेज कैपेसिटर में क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है, सिंपल। देख, टेकन द करंट I एज ए रेफरेंस वेक्टर, ये ले लिया। वोल्टेज ड्रॉप I B इक्वल टू IR इज टेकन इन ए फेस विथ करंट वेक्टर। मतलब ये बोल रहा है कि जो BR है ना वो इन फेस में होगा किसके, करंट वेक्टर के साथ में, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस BC इक्वल टू IXC इज ड्रॉ 90 डिग्री बिहाइंड द करंट वेक्टर। जो हमारा करंट वेक्टर है उसके 90 डिग्री क्या होता है, लैग होता है, कौन, वोल्टेज, ठीक है। और करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और अगर यहाँ पे बात करेंगे करंट की बात करेंगे तो करंट क्या करता है, वो 90 डिग्री लीड करता है, बट वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये रिजल्टेंट वोल्टेज टेबल, ये इसके रेस्पेक्ट, अगर हमने वोल्टेज लिया BC को, BC के रेस्पेक्ट में हमने पास ये पूछा कि इसका जो रेफरेंस वोल्टेज है वो कितना, क्या होता है, किस उसकी पोजिशन क्या होती है, वो 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, BR को B इक्वल टू IR लिख सकते हैं, BC को IXC लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि XL था हमारे पास पहले RL सीरीज में, तो जो XL की डेफिनेशन में इसका फॉर्मूला क्या था, XL इक्वल टू ओमेगा L, ठीक है, ये। और यहाँ पे XC है, XC क्या होता है, 1/ओमेगा C, ठीक है। दोनों टर्म्स को याद रखना। ये है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब हमने वो सेम चीज़ यहाँ पे क्या उसमें लगाई थी, क्या ट्रायंगुलर मेथड, सेम इसमें ये BC है तो यहाँ पे भी ये BC हो गया, ये बेस BR हो गया, और इनका रिजल्टेंट एक B जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगुलर लगाएंगे तो ये अपने पास कर्ण है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू अपने पास ये वाला फॉर्मूला आ गया राइट एंगल में, तो BR स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। इनमें इनकी वैल्यू पुट करी, IR स्क्वायर प्लस IXC स्क्वायर, तो हमारे पास I कॉमन ले लिया, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, आई क्या है हमारे पास, B अपॉन अंडर रूट में आई R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। और ये R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर क्या है, Z है, ठीक है। Z हमारे पास इसमें किस में, Z को हम जब कैपेसिटर की फॉर्म में लिखते हैं तो R माइनस, ये लिखते हैं सॉरी, R माइनस JXC लिखते हैं। और अगर हम बात करें इंडक्टिव फॉर्म लगे तो R प्लस JXL लिखेंगे, ठीक है, सिंपल ये। अब यहाँ पे Z ये क्या है, जो Z बना है ना R स्क्वायर पर, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है ना, R एंड C के कॉम्बिनेशन से। Z इज द टोटल, अपना रेजिस्टर क्या होता है, अपोजिशन ऑफ द करंट, ठीक है। तो जेड भी हमारा अपोजिशन है किसका, जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है ना उसको ही अपोजिशन होता है हमारे पास, कौन, जेड, ठीक है। जेड इज द टोटल अपोजिशन, मतलब आर और एक्स दोनों के मिला के जो अपोजिशन हो रहा है वो टोटल अपोजिशन क्या है, जेड। जेड इज द टोटल अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। जो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है उसको टोटल अपोजिशन के लिए क्या क्या जनरेट हो रहा है, जेड। ऑल्टरनेटिंग करंट बाय RC सीरीज सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, और इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। यूनिट ऑफ XC इज ओम, जेड की यूनिट होती है ओम, XL की यूनिट होती है ओम, ठीक है, ये चीजें। फेस एंगल क्या होता है, कि जो हमारे पास B और जो I, ये अपने पास कोई भी, ये अपने पास I था और यहाँ रिजल्टेंट B है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा फेस एंगल बन रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है हमारे पास, फेस एंगल, ठीक है, ये चीज यहाँ देखेंगे। It is clear that the current in the circuit lead the applied voltage y angle phi से is called phase angle। मतलब ये बोलना चाह रहा है जो करंट है ना, ये करंट I, ये इसके जो रिजल्टेंट वोल्टेज उससे लीड कर रहा है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये लीड है ना, इसके मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में जो भी वैल्यू होगी ना वो लीड में होगी, और क्लॉकवाइज में होगी वो लैग में आएगी। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो करंट क्या है, लीड है, तो यही बोल रहा है ये। It is clear that the current in the circuit lead the applied voltage by angle phi से, is called phase angle, ठीक है। और फेस एंगल, फेस की अपने पास फेस एंगल की वैल्यू क्या होती है, 10 से रिप्रेजेंट 10, और ये क्या होता है, इमेजनरी पार्ट BC अपॉन BR, ठीक है। BC की वैल्यू IXC अपॉन BR क्या होता है IR, I ये कट गया तो XC अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। ये 10 फाई इक्वल टू BC अपॉन BR इक्वल टू IXC अपॉन IR इक्वल टू XC अपॉन R, ठीक है। फाई की वैल्यू निकालनी तो 10 इनवर्स XC अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। अपन पर इसमें अपन तब अभी तक देखा हमने बस फेस एंगल निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया, करंट देख लिया। अब देखते हैं इसमें इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होती है, ठीक है।
तो इसमें हमने देखा है कि जो करंट है ना, वोल्टेज तो वैल्यू सिंपल दे रखी है, बी एम साइन ओमेगा टी, और जो आई है बी के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, लीड कर रही है। बी के रेस्पेक्ट में आई लीड कर रही है ना, यहाँ पे फेजर डायग्राम अपने देखा था तब, बी के रेस्पेक्ट में आई लीड कर रही है कितने एंगल से, फाइव से, तो वही लिख देंगे आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस कितने एंगल से लीड कर रही है, फाइव एंगल से, तो फाइव एंगल लीड हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इसको पावर कैसे लिखते हैं, पावर इक्वल टू वी एंड आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बी एम आई एम साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पहले तो इसको पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे इसको तो बाद में रखा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एम आई एम साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, ठीक है। अब इसको अगर अपने ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका, टू साइन ए प्लस साइन वी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला बना हमारे पास, साइन कॉस ए माइनस वी माइनस कॉस ए प्लस वी का, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या, बी एम आई एम अपॉन टू, ठीक है। इसको आर एम एस वैल्यू, अगर बी एम आई एम अपॉन टू को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर टर्म से, तो कॉस फाइव से भी मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव से कर दिया। अब इन दोनों का क्या कर दिया, एवरेज ले लिया, क्या ले लिया, एवरेज, ठीक है। इन दोनों टर्म्स का एवरेज लिया। जब इन टर्म्स का एवरेज लेंगे तो हमने एक चीज़ बोला कि जब हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिंग वैल्यू होगी या ऑल्टरनेटिव वेव फॉर्म होगी, उसमें पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड की वैल्यू अगर इक्वल है तो, और इनका एवरेज लेंगे तो एवरेज कितना होगा इस चीज़ में, जीरो होगा। इनका एवरेज कितनी होगी, जीरो होगी। इसकी वजह से ये एक क्या है, कॉस ओमेगा टी क्या डिनोट कर रहा है हमारे पास, ऑल्टरनेटिंग कोड, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, डबल है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म में है, तो मतलब इसका जो एवरेज लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, जी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑल्टरनेटिव की जीरो आ जाएगी। तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे जीरो, और हमारे पास ओनली ये बचेगी बी एम आई एम अपॉन टू कॉस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस फाइव क्या है, कॉस फाइव इज अ पावर फैक्टर, जो हमने पहले प्लस आर एल सीरीज में भी देखा था। तो वो क्या होता है, इमेजनरी पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, नहीं रियल पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। रियल पार्ट में हमारे पास होता है वी इक्वल टू वी आर माइनस जे वी सी, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है और ये हमारा रियल पार्ट है बी आर। तो बी आर अपॉन टोटल पार्ट कितना है, बी है, तो ये पुट कर दिया बी आर अपॉन वी, और इसकी वैल्यू पुट कर दी आई आर अपॉन आई जेड, आई से आई कैंसिल हो गया, आर अपॉन जेड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पी इक्वल टू बी आई कॉस फाइव, इससे सबकी वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू होती है आई जेड, आई की जगह आई और कॉस फाइव की जगह आर अपॉन जेड, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और अपने पास यहाँ फाइनल वैल्यू बचेगी आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब ये आई स्क्वायर आर का क्या कहना चाहती है कि हमारा जो पावर होगी ना, उसके अंदर पावर कंजप्शन ओनली वाया रजिस्टर की वजह से ही पावर कंजप्शन होगी। हमारा जो कैपेसिटर है उसकी वजह से कोई भी पावर कंजप्शन नहीं होगी, मतलब सिंपल ये बना बोलना, ओनली रजिस्टिव पार्ट में ही पावर कंजप्शन होगी, और जो अपने पास कैपेसिटर पार्ट होता है या इंडक्टिव पार्ट होता है वो कोई भी पावर को कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे ये हमारे पास जो करंट है ना वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, किससे, हमारे क्या बोलते हैं जो रेफरेंस वोल्टेज, जो भी रेफरेंस वोल्टेज लिया ना उससे 90 डिग्री लीड कर रहा है कौन, हमारा करंट, किसमें, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में करंट हमेशा लीड करता है, इंडक्टर में करंट हमेशा लैग करता है, दोनों टर्म्स, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि लीड कर रहा है 90 डिग्री, तो ये यहाँ से ऐसे फॉर्म बनेगा, ये बन गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव है, तो हमारा टोटल पावर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म्स, सेकंड। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो हमारा पावर नेगेटिव हो गया, ये दोनों नेगेटिव है तो ये हमारा पावर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे। तो ये हमारी पावर पार्ट बन गई है, ठीक है। अब इसको इम्पीडेंस ट्राइंगल में क्या लगेंगे, ये रजिस्टिव वोल्टेज है, ये कैपेसिटिव वोल्टेज है बीसी, ये हमारा टोटल पावर, टोटल जो सप्लाई वोल्टेज बनाया ना वो बी हो गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें अगर इसको लिख सकते हैं आई आर, इसको लिख सकते हैं आई एक्स सी, और इसको लिख सकते हैं आई जेड। इसमें आई सब में सीरीज में कॉमन होता है, उसमें कैंसिल कर देंगे तो आर एक्स सी और जेड ये बच जाएगा इम्पीडेंस ट्राइंगल में, ठीक है। ये अब ये हमारे पास अभी तक कंप्लीट हो गए हैं आर एल एंड आर सी। अब दोनों के ही कॉम्बिनेशन मिला के हमारा थर्ड पार्ट है हमारे पास आर एल एंड सी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना रेजोनेंस, उसके अंदर आर एल सी और आर एल सी सीरीज सर्किट और आर एल सी पैरेलल सर्किट को ही डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला पार्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये सारी चीज़, इसकी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है ना वो साथ साथ में क्लियर करते चलो, ठीक है। अब फर्स्ट देखते हैं हम, इसमें देखा कि हमारे पास क्या बोलते हैं आर है, एल है एंड सी है, ठीक है। तीनों क्या है, सीरीज में है, तो इनको एक तो ये ओम्स के फॉर्म में लिख लो सबको, इसको ओम के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सएल लिखेंगे, इसको ओम के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सी लिखेंगे, ठीक है, सिंपल हो गया। अब
यहाँ देखा, द सीरीज RLC सीरीज सर्किट इज डिफाइन एज व्हेन प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, इंडक्टर को की यूनिट क्या होती है, हेनरी, प्योर कैपेसिटर इसकी यूनिट होती है फैराडे, सबको किस में कनेक्ट करना है, सीरीज में करना है, ठीक है, सिंपल। ये हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये हमारे पास ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XL इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा को हम पुट कर सकते हैं 2πf L, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और ओमेगा ये किसमें, रेडियन पर सेकंड में है, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये फ्रीक्वेंसी किसमें, रेडियन पर सेकंड में है, और ये है हर्ज में, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स है इन क्लियर। तो इसको डायरेक्ट अगर लिखना होगा हमको तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम एक्सएल को डायरेक्ट लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा एल, सिंपल, ठीक है। और एक्सी को लिखेंगे तो 1/ओमेगा सी, दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओमेगा की वैल्यू 2πf पुट करने पे 1/2πfc आ गया है, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, व्हेन द AC वोल्टेज इज अप्लाइड थ्रू द RLC सीरीज सर्किट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक AC वोल्टेज था जो अपन पे अप्लाइड करा है यहाँ पे RLC सीरीज सर्किट में, है ना। सर्किट रिजल्टिंग करंट, उसकी वजह से करंट फ्लो होगा या रिजल्टिंग करंट बनेगा, उसका वैल्यू क्या है, आई, फ्लो थ्रू द सर्किट में, ठीक है। बी के अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट होगा, वो होता है BR। इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वजह से एक वोल्टेज होगा इंडक्टर की वजह से, BL। और कैपेसिटर की वजह से एक वोल्टेज होगा, वो होगा BC, ठीक है। उनको यहाँ डिस्कस किया है। तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड इज इन द फेस विद करंट, जो हमारे पास करंट होगा ना उसके क्या होगा, फेस में होगा। कौन, इंडक्टर में जो वोल्टेज जनरेट होगा, रजिस्टर में जो वोल्टेज जनरेट होगा BR, वो इन फेस में होगा, किसके फेस में होगा, आई के, जो भी अपन ने आई रेफरेंस लिया उसके आई के इन फेस में होगा। मतलब ये जगह पे BR है, उसी जगह पे अपने पास आई होगा, दोनों इन फेस में होंगे, किस वाले केस में, जब हमारे पास रजिस्टिव लेंगे। हमारे पास सेकंड पार्ट है BL। BL हमारे पास है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की बात बताओ, इंडक्टेंस में करंट क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है ना। तो जो हमारे पास वो ये लिया हमारे पास रेफरेंस, तो रेफरेंस से 90 डिग्री लैग करेगा हमारे पास इंडक्टिव करंट, ठीक है। और थर्ड पार्ट है हमारे पास ये वाला BC वाला, कैपेसिटिव में अपने पास जो करंट होता है ना वो 90 डिग्री लीड करता है, किससे, रेफरेंस से। तो ये अपने पास कैपेसिटर में IC लीड करेगा अपने पास जो भी ले रखे उससे, और क्या बोलते हैं इंडक्टिव में लैग करेगा। ये कंडीशन जब है जब हम किसके रेस्पेक्ट क्या चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं, वोल्ट करंट से, ठीक है। बट सेम चीज अगर हमसे ये पूछ लेगा इस चीज में, जैसे कि अगर हमारे पास देखा कि एक हमने रेफरेंस लिया आई, इसके रेस्पेक्ट में BR में वोल्टेज जा रहा है VR, ठीक है। हमें पूछा कि जो हमारे पास रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इंडक्टर में करंट कितना जाता है, करंट इंडक्टर में 90 डिग्री लैग करता है, किससे, रेस्पेक्ट में जो भी अपना रेफरेंस लेते हैं ना उससे। तो रेफरेंस से 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, किसमें, इंडक्टर में करंट, ठीक, ये हो गया। और कैपेसिटर में करंट क्या करता है, 90 डिग्री लीड करता है, ठीक है, सिंपल, IC। ये तो हमारे पास करंट की बात कर रहे हैं। बट अगर हम जब बात कर रहे हैं इसको वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये हमने एक रेफरेंस लिया आई VR। और अब यहाँ पूछेंगे कि हमारे इसके रेस्पेक्ट जो BR या आई के रेस्पेक्ट में हमारे पास इंडक्टिव में वोल्टेज कितना होगा। इंडक्टिव में वोल्टेज है ना 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा, BL। और कैपेसिटिव में वोल्टेज कितना क्या रहेगा, 90 डिग्री लैग, BC, ठीक है। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्या बोलते हैं वोल्टेज की बात करें तो करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, बट करंट की बात करें तो करंट लैग करता है, ठीक है। ये टर्म तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स है ना जो तुम क्लियर रखो। ऐसा नहीं कि वोल्टेज है तो भी अगर इंडक्टिव पार्ट है भाई लैग ही करेंगे, नहीं। अगर उसमें वोल्टेज पूछ रहा है तो वो लीड में जाएगा, और करंट पूछ रहा है तो वो लैग में जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ तक देख लिया हमने। अब देख फेजर डायग्राम देखते हैं RLC सीरीज सर्किट का। जैसे कि हमारे पास एक BR है, ये हमारे पास एक रेफरेंस करंट ले ली थी। अब यहाँ पे अपने पास जो करंट जा रहा है ये वाला ऊपर वाला करंट तो हमारे पास BL करंट है, ठीक है। अब वोल्टेज के रेस्पेक्ट, और ये नीचे करंट जा रहा है वो 90 डिग्री BC है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि BL क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन है किससे, BC से। तो ये बड़ा है तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, इन दोनों को घटेंगे तो प्लस साइड में, तो अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो प्लस साइड में बचेगी। तो यहाँ पे हमारे पास BL माइनस BC की कुछ वैल्यू बच गई है दोनों, ठीक है, टोटल करने रिजल्ट करने के बाद। ये हमारे पास BL माइनस BC हो गया। ये हमारे पास BR दे रखा था, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा जब ये BL माइनस BC है, मतलब ये BC था, ये BL था, ये माइनस साइड में था, ये प्लस साइड में था, इसका रिजल्टेंट अगर BL ग्रेटर देन है तो BL माइनस BC बच जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, या इधर वाला पॉइंट BL माइनस BC, ठीक है, ये हो गया। और ये BR है, और यहाँ पे अपन पास रिजल्टेंट B निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल इसमें OAB में, ठीक है। तो V अपन पास टोटल वोल्टेज VR प्लस ये क्या है, बस
बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इनमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो आई आर स्क्वायर प्लस आई, इसको क्या लिख सकते हैं, आई एक्स एल लिख सकते हैं, माइनस आई एक्स सी लिख सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास बी है, इसको हमारे पास क्या कर सकते हैं, एक तो हम डायरेक्ट या तो इसको इधर भेज दिया, बी अपॉन आई भेज दिया, तो बी अपॉन आई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। या आई को इधर, आई को यहाँ रखेंगे, जो आई स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया, तो ये अपने पास आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई है बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और जेड हमारे पास क्या है, ये जेड की वैल्यू अगर तीनों आर एल सी दे रहे हैं तो जेड को हमेशा कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पास बी वैल्यू मतलब एल वैल्यू ग्रेटर देन है सी से, तो हमें जेड की वैल्यू लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में फेस एंगल कैसे निकालेंगे, वही इमेजनरी पार्ट क्या होगा, बी एल माइनस बी सी हो जाएगा अपॉन आर, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, सिंपल, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स, अगर वो ये वैल्यू प्लस में क्यों आएगी, जब हमारी इंडक्टिव पार्ट अगर ग्रेटर देन पे है या इंडक्टिव पार्ट बड़ा है तो एक्स ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे ये साइन ये पॉजिटिव का आएगा, और अगर ये यहाँ पे वैल्यू कैपेसिटर की बड़ी होती है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाता, जेड इक्वल टू अगर एक्स ग्रेटर देन होता है एक्सएल से, जेड इक्वल टू आर प्लस माइनस जे एक्स सी माइनस एक्सएल होता है, ठीक है, सिंपल, इनको याद रखना, छोटे छोटे टर्म्स है। पावर इन आरएलसी सीरीज सर्किट P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, और इसको पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा आई स्क्वायर आर, क्योंकि हमारा कोई भी सर्किट है ना उनमें इंडक्टिव कैपेसिटर सब चीज दे रखा है, तो हमारा कंज्यूम पार्ट है ना वो कौन सा है, ओनली ओनली रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कभी भी कोई वैल्यू को कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। और कॉस फाई हमारे पास क्या है, पावर फैक्टर। अब यहाँ पे एक टर्म दे रही है एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, तो जब अगर एक्सएल ग्रेटर देन है एक्सी से तो फेस एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सर्किट बिहेव एज ए आरसी सर्किट, अगर हमारा एक्सएल ग्रेटर देन है तो हमारा पूरा सर्किट कैसे बिहेव करेगा, एक आर एल के सीरीज सर्किट की तरह, और आर एल सीरीज सर्किट मतलब कैसे करता है, लैगिंग की तरफ, कैसे करता है, लैगिंग की तरफ, ठीक है। इंडक्टिव कैसे बिहेव करता है, लैगिंग सर्किट। तो अगर हमारा एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, द फेस एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सर्किट बिहेव एज एक्सएल मतलब ये ग्रेटर देन एक्सएल के, तो ये एक्सएल सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, और करंट क्या करेगा, लैग करेगा, कुछ भी वैल्यू लैग करे बट वो लैग करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास, अगर हमारे पास एक्सएल से अगर ज़्यादा हमारे पास एक्सी ज़्यादा हो गया तो हमारा फेस एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, और सर्किट हमारा आरसी सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और करंट होगा ना वो लीड करेगा तो वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, और करंट इस वाले केस में जब एक्सी ज़्यादा है तो करंट हमेशा कैसे बिहेव करेगा, एज ए लीडिंग की तरह, कैसे बिहेव करेगा, लीडिंग की तरह। और इस वाले केस में पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग, जब कैपेसिटर फॉर्म ज़्यादा होती है तो लीडिंग की तरह, और इंडक्टिव ज़्यादा होती है तो वो लैगिंग की तरह, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर दोनों बराबर है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो फेस एंगल क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, सर्किट कैसे बिहेव करेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और इस वाले केस में जो प्योरली रेजिस्टिव फॉर्म की तरफ बिहेव होगा उस केस में हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा, ठीक, सिंपल। अब हम देख रहे हैं कि अब तक हमने थ्योरी देख ली है तीनों की, आर एल आर सी एंड आर एल एन सी सीरीज सर्किट का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। इन द सर्किट सो बिलो, बी आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, बी आर की वैल्यू 3 वोल्ट, एंड बी एल की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितना, बी एल की वैल्यू 4 वोल्ट। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर कितनी होगी, ये चीज़ पूछा है। अब हमें नहीं पता पावर फैक्टर, बट ये पता है पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई, ठीक है। हमें वोल्टेज को कैसे लिखते हैं हम, बी टोटल वोल्टेज बी आर, और ये 90 डिग्री वोल्टेज तो 90 डिग्री लीड करता है ना रेफरेंस से, तो प्लस पॉजिटिव प्लस बी एल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। हमारे पास क्या होता है कि जो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे दोनों को, बी आर का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट अप्लाइड वोल्टेज निकल जाता है, ठीक है। यहाँ तक की टर्म समझ आ गई। हमारे पास पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट क्या है, रियल वैल्यू वोल्टेज की बी आर, एंड अप्लाइड टोटल अप्लाइड वोल्टेज, जो भी अप्लाइड वोल्टेज होगा या अप्लाइड इम्पीडेंस होगा कुछ भी होगा, वो टोटल वैल्यू जो वैल्यू आएगी ना वो पुट कर देंगे, वो कितनी है बी। अब हमें पास यहाँ पे बी आर की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 वोल्ट, ठीक है, इसको तो डायरेक्ट पुट करो, बट हमारे पास क्या बी है, नहीं है, बट बी को क्या निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि बी आर और बी एल दे रखी है, तो इन दोनों को रिजल्ट कर देंगे, इनको अंडर रूट कर देंगे, बी इक्वल टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, अंडर रूट में 25, अंडर रूट में 25 करेंगे तो उसकी वैल्यू कर देंगे 5 वोल्ट, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसको करेंगे तो 0.6, ये हमारे पास क्या हो गया, पावर फैक्टर क्या है, ये हमारे पास पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा, क्योंकि हमारे पास कौन सा वो दे रखा है यहाँ पे सर्किट में, इंडक्टर, ठीक है, सिंपल। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.6, ठीक है। ये देखो 1 प्लस बी टी एक क्या बोलते हैं सप्लाई दे रखी थी, यहाँ से करंट जा रहा है, दोनों बी और आई में इनका रिजल्टेंट निकाल लो, डायरेक्ट अपन ने तो यहाँ से रिजल्टेंट निकाला और अपन प्लस ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन आरसी सीरीज सर्किट, देख अपने पास एक सर्किट बना रहे हैं, जैसे कि ये अप्लाइड वोल्टेज है हमारे पास कोई भी, ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास सी है, यहाँ से अपने पास कोई करंट जा रही है और यहाँ से वोल्टेज है बी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। टोटल वोल्टेज इज अप्लाइड, जो यहाँ से टोटल वोल्टेज जा रहा है ना बी की वैल्यू दे रखी है इसने ऑलरेडी 10 वोल्ट, ठीक है, बी दे रखा है इसने ऑलरेडी 10 वोल्ट, ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, दे रखा है इसने 6 वोल्ट, और पूछा क्या है इसने कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। देखो यहाँ पे एक चीज देखना कि हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, V इक्वल टू अंडर रूट में बी आर स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला जब हमने पढ़ा है आर सी, ठीक है। हमें दे रखा है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, क्या ये निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे, 10 को यहाँ पुट करो इक्वल टू अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट को हटाना है तो इधर स्क्वायर चल जाएगा ना, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा इधर का ये, और इधर वाला अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या बोलते हैं, ये अंडर रूट हट गया तो ये हो जाएगा 36 प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 36 को इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा 64 बी सी का स्क्वायर, ये अंडर रूट ये वाला हटेगा इधर से तो बी सी क्या हो जाएगा अंडर रूट में 64, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 वोल्ट, ठीक है, ये वाला सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। इन द सर्किट सो इफ आर की वैल्यू 0 है, मतलब ये बोल रहा है कि आर वैल्यू क्या है 0, मतलब आर की वैल्यू 0 कर दिया, मतलब ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, और तो हमारे पास और उसके बाद क्या बचेगा, ओनली इंडक्टर है ना। देन द फेस एंगल बिटवीन आई बी एंड आई, ये बोल रहा है कि हमारे पास बी होगा कुछ भी और आई के बीच में एंगल कितना होगा जब हमारे पास क्या है, सर्किट में आर की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, जब हमारे पास आर एल दोनों है तो ये हमारे पास करंट लैग तो करेगा बट कुछ फाई एंगल करेगा, बट हमारे पास अगर इंडक्टर ओनली इंडक्टर बचा है तो करंट कितना डिग्री लैग करता है, करंट कितना डिग्री लैग करता है इंडक्टर में 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। इफ आर इक्वल टू 0 द सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, सो द प्योरली इंडक्टिव द फेस एंगल इज कितना है 90 डिग्री, द करंट लेग द वोल्टेज 90 डिग्री, करंट कितना लेग करता है 90 डिग्री। ये कुछ कुछ टर्म्स है जो तुम्हें याद भी रखने चाहिए, जो हमने पढ़ा भी है तो साथ साथ में ये चीजें डिस्कस की है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन आर इन सीरीज आर एल सर्किट विथ अप्लाई वोल्टेज कितना है, ये हमारे पास है आर एल और अप्लाइड वोल्टेज है 5 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टिव आर की यहाँ पे वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, और इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है तो सिंपल निकाल लो, वी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है। और ये दे रखा है 5 का, इसको अगर अंडर रूट इधर भेज देंगे तो स्क्वायर कर देंगे, इधर हो जाएगा अंडर रूट, और वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, ये दे रखा है यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर भी चल जाएगा तो 25 माइनस 9 इक्वल टू वी एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 का अंडर रूट हो जाएगा, तो वी एल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना है 4 वोल्ट। ये आर एल सीरीज में है, रिजल्टेंट वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे पुट करा है इसको वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा वो आएगा 4 वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन सर्टेन सीरीज रेजोनेंट सर्किट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना दे रखा है बीसी इक्वल टू 150 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना दे रखा है 150 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और बी आर के अक्रॉस वोल्टेज दे रखा है 50 वोल्ट। तो सोर्स वोल्टेज पूछा है इसमें, सिंपल देखो कि आर एल सी सीरीज सर्किट है तो उसको कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है कि बी एल और बी सी दोनों बराबर है, तो 150 में से 150 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई है, तो वी क्या हो जाएगा अंडर रूट में हमारे पास कितना है 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 50 बचेगा 50 वोल्ट, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 50 वोल्ट, ठीक है, ये वाली केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सीरीज सर्किट आर एल और सी, 3 पार्ट है इसमें, ये हमारे पास आर है, ये एल है, ये सीरीज। आर की वैल्यू देखिए 4 ओम, और क्या एक्सएल की वैल्यू देखिए 12 ओम, एक्ससी की वैल्यू देखिए 9 ओम, मतलब एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, सिंपल, ठीक है। इस सप्लाइड बाय 200 वोल्ट से सप्लाई कर रहा है, उसके हर्ट वोल्ट फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज है। कैलकुलेट पावर, कैलकुलेट करनी है। पावर कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, पी क्या होती है आई स्क्वायर आर, क्योंकि इसमें इंडक्टिव पार्ट तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ देखते हैं। अब हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, इसका वोल्टेज अपन को ऑलरेडी गिवन है, अब करंट निकाल लो, तो करंट कैसे निकालेंगे, जैसे देखो पहले तो जेड निकालो, यहाँ से जेड इक्वल टू अंडर रूट में 4 इसका हो जाएगा आर स्क्वायर, एक्सएल कितना है 12 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो जेड रिजल्टेंट हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो जेड क्या हो जाएगा 5 ओम, ठीक है, ये हो गया जेड। अब हमारे पास आई निकालनी है इसमें, तो आई को कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू वी अपॉन
क्या बोलते हैं, आई इक्वल बी अपॉन जेड, बी कितना है 200 और जेड कितना 5, ये हो जाएगा अपने पास 40 एम्पियर अपने पास, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पूछा है यहाँ से रिजल्ट मतलब रियल पावर। ठीक है, तो वो क्या होती है, आई कितना है 40 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लीकेशन आर, आर ओनली 4 है तो 160 पॉइंट 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 004 6, ये हो जाएगा 6400, इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये तो पता है कि इसमें ये एल और आर की वजह से कोई भी पावर नहीं होती, ओनली किसकी वजह से होती है, इंडक्टिव की रेजिस्टिव की पार्ट की वजह से। तो सेम चीज देखो, आर इक्वल टू आर की वैल्यू देखिए, एक्सेल तीनों की वैल्यू निकल ली, इससे रिजल्टेंट जेड निकाल लिया अपन ने, जेड की वैल्यू अपन पास आ गई 5 ओम, इससे अपन पास आई की वैल्यू निकाली 40 एम्पियर, 40 एम्पियर को अपन यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास पावर आ गई है। ठीक है, अब देखो द एलिमेंट इन आर एल सी सीरीज सर्किट आर रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, तीनों एलिमेंट है इसमें, तो आर एल सी एलिमेंट है, तो जेड इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। अगर यहाँ पे अपन बोला कि एक्सएल एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल होता है तो कैसे पुट करते हैं, जेड इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर कोष्टक में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो एक्टिव पावर पी, पी कितना दे रखा है यहाँ पे 10 वॉट, कितना दे रखा है 10 वॉट, द कंज्यूम बाय द प्योर रेजिस्टिव पोर्ट, ये अपन को पता है बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिव पार्ट द्वारा ही कंज्यूम कर रहे हैं। व्हाट इज द अपरेंट पावर, अपरेंट पावर मतलब एस, एस पूछा है। ठीक है, एस क्या होता है, वी और आई होता है ओनली। ठीक है, या इसको बोले आई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे कि हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टिव पार्ट दे रखा है, पावर दे रखी है, आई निकाल लो। ठीक है, 10 और आर कितना है 5, आई स्क्वायर तो जगह 2 और आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई है और हमारे पास निकालना है यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी, क्यू की अब पावर कंज्यूम कितना होता है, क्यू में 0 होता है, तो दोनों को वैल्यू फिर ऐड कर दो कि क्यू हमारा इंडक्टिव पार्ट कितना होता है, रिएक्टिव पावर कितनी है यहाँ पे 0, एक्टिव पावर कितनी आ रही है हमारे पास 10 पहले से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 0, तो कितना आ जाएगा एस कितना, एस इक्वल टू 10 वी ए वोल्ट एम्पियर, क्योंकि यूनिट होती है ना एस की वो होती है वोल्ट एम्पियर, यूनिट ऑफ पी की होती है वॉट, यूनिट ऑफ क्यू की होती है बी ए आर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज एज, अगर रिएक्टेंस का कैपेसिटर को इंक्रीज करने पर क्या होता है, रिएक्टेंस को एक्स सी क्या होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये हो गया, और इसको और पुट कर सकते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख सकते हैं और सी हो गया। अब ये चीज़ बताओ कि अगर हमारे पास ये इसकी वैल्यू को अगर इंक्रीज कर दिया तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यह बोलना क्या चाह रहा है, रिएक्टेंस वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज, अगर इंक्रीज इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है, इसकी वैल्यू रिएक्टेंस वैल्यू को इंक्रीज कब कर सकते हैं, क्वेश्चन में यही पूछा है इसने कि रिएक्टेंस वैल्यू को इंक्रीज करना है। अगर हमारे पास पावर को अगर मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्टेंस पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू तो नहीं लेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर तो डिक्रीज हो रही है। सेकंड केस बना हमारे पास 1/2 पाई एफ सी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करें तो क्या हमारी क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, यस। तो हम किस वाले केस में, एसी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, एसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करने पे हमारी जो रिएक्टेंस जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक है, सिंपल टर्म। तो ये क्वेश्चन आया है एस आरआरबी का सीनियर सेक्शन इंजीनियर सेकंड शिफ्ट में 2015 में क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट दे रखा है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, रिएक्टर हैविंग इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल कितना दे रखा है 4 ओम। ठीक है, इज कनेक्टेड टू टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है 120 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट पावर कंज्यूम बाय रिएक्टर, पावर कितनी कंज्यूम मतलब ये बोल रहा है कि क्यू की वैल्यू पूछी है। ठीक है, क्यू, क्यू की वैल्यू कैसे होती है आई स्क्वायर एक्सएल। ठीक है, सिंपल। अब हमारे पास यहाँ पे आई स्क्वायर एक्सएल कैसे दे सकते हैं, बी दे रखा है टर्मिनल वाला टोटल वाला। ठीक है, हमारे पास टोटल वैल्यू यहाँ पे ये वाला दे रखा है, ओनली हमारे पास इंडक्टर है तो क्यू कैसे निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन एक्सएल, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे कि ये वाला इसको बी फॉर्म में लिखेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन एक्सएल हो जाएगा। क्या बी वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, दे रखी है, कितनी दे रखी है 120, ये हो गया। फिर स्क्वायर करेंगे, एक्सएल की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 120 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 4। ठीक है, ये कट गया 30 ये हो जाएगा हमारे पास बी ए आर। ठीक है, इसको क्लो में करने तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3.6 kVAR। ठीक है, ये वाला आंसर। ओके, अब ये वाला चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है।
अगर आपको ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इस पीडीएफ की लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप टेलीग्राम लिंक देंगे, वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।